बच्चों आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज इसका बेसिक समझ लेते हैं। चैप्टर 3 पहला था साझेदारी खाते सामान्य परिचय, दूसरा साझेदार का प्रवेश और तीसरा साझेदार का अवकाश ग्रहण या इसमें क्या होगा, एक साझेदार चला जाएगा। जाने के तरीके दो होंगे, या तो भगवान उठा ले या तो क्या हो जाएगी, या फिर वो अपनी इच्छा से। ठीक है, अब देखिए सेकंड चैप्टर जिसने पढ़ा है उसको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी आएगा। थोड़ा ध्यान देना क्योंकि पूरी डिटेल बताएंगे इसमें भी। और इस चैप्टर की खासियत बताऊं मैं आपको। देखिए पुराने पैटर्न के हिसाब से पहले चैप्टर में से 5 नंबर के आते हैं और दूसरे चैप्टर में से कितने के आते हैं, 8 के। और वो ऐसे आते हैं 1 + 1 + 6। और तीसरे चैप्टर में से कितने के आते हैं, 7। 1 + 2 + अब इसमें एक 6 नंबर का आता है। क्या आता है, उसका एक अथवा और आता है, वो 6 नंबर का। इसमें से करना दोनों में से कोई एक होता है, करना दोनों में से कोई एक होता है। तो 6 नंबर का इसमें से आता है, 6 नंबर का इसमें से आता है। इसके अथवा में आता है क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा इसमें से आता है। धर्म के समापन में से क्या आ सकता है अथवा, लेकिन ज़्यादा चांस इसमें से होता है। तो फिर अब इसमें से 7 × 13 मान लीजिए ये आपको पूरा है, अथवा में वो नहीं करेगा, ये भी तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अब देखिए सबसे पहले इसमें 2 बातें हैं, साझेदार का अवकाश ग्रहण और अवकाश ग्रहण को निवृत्ति भी कहते हैं। निवृत्ति ठीक, अंग्रेजी का शब्द है रिटायरमेंट, हिंदी ज्यादा टफ है भाई। देखो वृत्ति वैसे शुद्ध हिंदी नहीं है। वृत्ति क्या होती है, एक होती है वृत्ति, एक होती है प्रवृत्ति। मैं कुछ बोल और रहा हूं, सोच कुछ और रहा हूं। बोल रहा हूं जो तो क्या है, और सोच रहा हूं जो क्या है। अब इसके वृत्ति का क्या लगा दिया, सोच खत्म। सोच खत्म तो आदमी मौत मरेगा जब भी सोचना खत्म करता है आदमी, नहीं तो सपने में भी सोचता रहता है, नींदों में भी चलती रहती है। खैर वो हमारे यहाँ हिंदी का मतलब नहीं है। तो केवल आपको समझना है कोई एक साझेदार या तो अवकाश ग्रहण कर लेगा, या उसको निवृत्ति भी बोलेंगे, या उसकी क्या हो जाएगी। पिछले चैप्टर में क्या था, 2 से 3 होते थे या 3 से 4 होते थे। यहाँ पर 4 से 3 रह जाएंगे या 3 से 2 रह जाएंगे। और अगर 2 से 1 रहेगा तो धर्म बंद हो जाएगी। धर्म क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं। चैप्टर के ऊपर ही नाम पूछ ले, मृत्यु से क्या समझते हैं नहीं पूछेगा, सबको पता है मृत्यु से क्या समझते हैं, नाम सकता है। वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं, या साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण किसे कहते हैं। अब देखिए कोई भी साझेदार बिजनेस से अलग क्यों होता है, और अलग होने को क्या बोलोगे आप, कुछ कारण होते हैं। मैंने आपको एक दिन बताया था पूरी दुनिया कार्य कारण सिद्धांत से चलती है। किसी भी कार्य के पीछे कोई कोई क्या होता है, कारण होता है। अब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे क्या होगा, कारण। जब एक्स वाई और जेड 3 साझेदार है, पिछले 10 साल से 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब ये जेड अलग होना चाहता है, छुट्टी रिटायरमेंट होना चाहता है, तो मैं अपने काम कारण क्या हो सकता है, नंबर 1
वृद्धावस्था, पहला कारण बुढ़ापा। दूसरा कारण अस्वस्थ, बूढ़ा तो नहीं है लेकिन बीमार रहता है। जब कोई साधारण वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आपसी मतभेद, दोनों नहीं है, बूढ़ा भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, लेकिन आपस में बढ़ती नहीं है। हर बात पे क्या होती है, तो में होती है, हर चीज के बजाय अलग हो जाता है। वृद्धावस्था करना हो सकता है अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं आगे काम नहीं करूंगा। वृद्धावस्था नहीं है लेकिन शरीर बीमार रहता है तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊंगा। दोनों में से कोई भी कारण नहीं है लेकिन मनमुटाव है। तो वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आपसी मतभेद या आपसी सहमति, तीनों सहमत हो जाए, या ये जाना चाहता है, ये तैयार है, ठीक है, कोई झगड़ा नहीं है, तुझे आपसी सहमति हो सकती है, या अन्य कोई कारण। तो उसकी वजह से जब कोई एक साझेदार फर्म को छोड़कर जाता है तो उसे साझेदार की निवृत्ति या अवकाश। बात तो हल्की सी है लेकिन हम क्या अंदर घुसते जाएंगे और उस चैप्टर के नाम पर ही प्रश्न पूछ ले तो साझेदार का अवकाश लेने से क्या सकता, कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता। लेकिन टीचर की जिम्मेदारी की सारी चीज बता दे बच्चों को, क्या बता दे, सारी चीज बता दे। तो मैं आपको पूरे 100 नंबर का मार्क दे रहा हूँ, अब आप में कितनी कैपेसिटी हो आपको डिपेंड होता है। तो लिखो सबसे पहला पॉइंट, अच्छा एक स्वेच्छा से ही हो सकता है, क्या हो सकता है, स्वेच्छा, मेरी इच्छा, जैसे पूछे क्यों जाए, मेरी इच्छा। तो देखो जब कोई साझेदार, ये पॉइंट लिख लेना आपने, लिखो ना, फिर इतनी देर से क्या, जब कोई साझेदार वृद्धावस्था, कॉमा लगाना, अस्वस्थता, आपसी मतभेद, फिर कॉमा, आपसी सहमति, या अन्य किसी कारण से, या अन्य किसी कारण से फर्म से अलग हो जाता है, तो इसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। लिख लिया भाई, देखिए जब कोई साझेदार वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आपसी मतभेद, आपसी सहमति या अन्य कारण से फर्म से अलग हो जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। आगे देखो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को, इसी में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को बाहर जाने वाला साझेदार, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को बाहर जाने वाला साझेदार, और ब्रैकेट में लिखना आउट गोइंग पार्टनर, ब्रैकेट बंद, कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि साझेदार की निवृत्ति अवकाश ग्रहण किसे कहते हैं, तो जब कोई साझेदार वृद्धावस्था, अस्वस्थता, आपसी सहमति
या आपसी मतभेद या अन्य किसी कारण से धर्म से अलग हो जाता है तो साझेदार अवकाश ग्रहण में वृद्धि कहते हैं। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को बाहर जाने वाला साझेदार आउटगोइंग साझेदार। अब दूसरा पॉइंट लिखो, अवकाश ग्रहण की दशाएं। मतलब किस किस दशा में किस किस कंडीशन में साझेदार क्या कर सकता है। तो लिखो इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा और देख लेना 32 विधिन ब्रैकेट 1 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 32(1) के अनुसार निम्न दशाओं में साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। पहला पॉइंट, समस्त साझेदारों की सहमति से, समस्त साझेदारों की सहमति से। दूसरा, साझेदारों के मध्य हुए ठहराव के अनुसार समझौता होता है पहले एक भाई, और तीसरा, यदि साझेदारी ऐच्छिक है तो सभी साझेदारों को अवकाश ग्रहण की सूचना देगा। ठीक, चलिए अब तीसरा और मेन पॉइंट। देखो दूसरे चैप्टर में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था छठा, देखना आप थ्योरी में जाके कि नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले समायोजन या आने वाली समस्या। जब एक साझेदार आता है तो क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, क्या क्या समस्या आती है। तो यहाँ पर एक साझेदार जाता है, क्या क्या समायोजन किए जाते हैं, क्या क्या समस्याएं। तीसरा पॉइंट, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण पर किए जाने वाले समायोजन में ऑब्लिक करके आने वाली समस्या। साझेदार के अवकाश ग्रहण पर किए जाने वाले समायोजन या आने वाली समस्या।
जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करके जाता है, व्यापार को छोड़ के जाता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि नए साझेदार के आने पर जो समस्या आती है, तो जाने पर भी समस्याएं हैं। तो देखिए, अब दोनों को मैच करना, रिवीजन करने का तरीका वो आपको याद है क्या? मिलते जुलते हैं और एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ लिया, तो कुछ पॉइंट ऐसे जो कॉमन है, अगर शुरू के 4 पॉइंट याद कर लो तो उसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी। प्रश्न अलग अलग हो जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या क्या समायोजन किए जाते हैं और साझेदार अवकाश ग्रहण पर क्या क्या समायोजन किए, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा? एक ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहला पॉइंट, नए लाभ हानि अनुपात की गणना, उसमें भी था ये। जब एक नया साझेदार आता है ना, तो आपको नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ता है। तो एक साझेदार जाएगा तो भी नया लाभ हानि अनुपात निकालना पड़ेगा। नए लाभ हानि अनुपात की गणना। अब उसमें एक साझेदार आता था तो शेष साझेदारों को नुकसान होता था, त्याग होता था। यहाँ पर एक जाएगा तो शेष को फायदा हो जाएगा। पहले 3 थे, अब 2 ही रह गए। पहले लाभ को 3 बांट कर कितने बांटेंगे? 2। तो एक के जाने से शेष को क्या हो जाएगा? फायदा। तो वहां पर त्याग का अनुपात निकाल दिया, यहाँ पर फायदे का अनुपात निकाला जाएगा। तो फायदे के अनुपात की गणना, ये दोनों पॉइंट उसमें भी थे, लेकिन उसमें त्याग का अनुपात था। पहला ये था, दूसरा क्या था? त्याग का अनुपात दिखाना। अब उसमें ख्याति का मूल्यांकन में लेखांकन था। क्या करते थे? यहाँ ख्याति का समायोजन लिखो। ख्याति का समायोजन वहां था। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन चौथा। यहाँ पर भी वही है, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन वहां पर था। अवितरित लाभ और हानियों का विभाजन यहाँ पर। अवितरित लाभों एवं हानियों का विभाजन। तो देखो, पिछले चैप्टर में ये सारी बातें कॉमन है। अब अनुपात वैसे निकलेगा, ख्याति में थोड़ा सा अलग है, ये सेम टू सेम वैसे ही होगा, ये भी सेम टू सेम वैसे ही, थोड़ा सा अंतर है। अब नई चीज क्या है इसमें? छठा पॉइंट, जेएलपी तथा एसएलपी। जेएलपी तथा एसएलपी का लेखांकन, ये नई चीज पढ़नी है। जेएलपी का मतलब है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, और एसएलपी का मतलब है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पृथक जीवन बीमा। ये क्या है? एक पेपर। सातवां, वही पूंजी का समायोजन यहाँ पर भी होगा जैसे वहां पर भी था। 2 तरीके बताए थे आपको, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन करना, और वो नगद से चालू खाते खोलकर पुरानों के आधार पर नए की पूंजी का अलग तरीके से करें। और लास्ट पॉइंट, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार
सब 2 पॉइंट बिल्कुल नए हैं, 6ठा और 8वां। बाकी तो इसलिए मैंने आपको बोला था दूसरा चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेगा तो तीसरा भी 80% आ जाएगा, और इसको पढ़ लेगा उसको दूसरा समझ में आ जाएगा बिना पढ़े। पढ़ना तो पड़ेगा। आपसे पूछे कि नए साधन के प्रवेश पर कौन कौन से समायोजन किया जाते हैं, 4 नाम लिखिए, 1 2 3 4। शायद अवकाश ग्रहण करने पर कौन समझ नहीं, बस अंतर इतना है, इसमें फायदा है उसमें क्या है, क्या है, बाकी यहाँ तक सेम है, बाकी ये पॉइंट भी है, तरीका अलग अलग होगा, मक्के समायोजन करके अलग तरह की चोरी में तो वही लिख सकते हैं। अब इसमें एक एक करके फिर हम पढ़ेंगे, ये भी लंबा चैप्टर, ये भी क्या हाँ बहुत लंबा है, यहाँ से लेकर 80 से आगे बहुत पूरा है, ये क्या मतलब लंबा है। अब देखिए ये JLP और SLP, ये क्या है, मैंने एक दिन बताई थी आपको, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदारी फर्म बनाते हैं तो फर्म के बनाने से पहले वो एक एग्रीमेंट करते हैं, वह किस चीज का व्यापार करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कितनी पूंजी लगाएंगे, क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या सारी बातें एक जगह लिखते हैं, लिखित भी हो सकता है मौखिक, लेकिन आजकल लिखित ही होता है। उसमें वो सारी बातें लिखी जाती हैं जिनकी वजह से भविष्य में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम भविष्य दृष्टा तो है नहीं, लेकिन जितने भी हमारा दिमाग काम करेगा उस हिसाब से सारी बातें लिख लें। अब एक पॉइंट ये भी लिखा जाता है कि हमारे लिए 2 या 3 व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं और इन 3 में से कोई एक अचानक किसी कारण से छोड़ना चाहे, जिसको वृद्धावस्था से, अस्वस्थता से या और कोई कारण से या सटक जाए, तो अगर मान लीजिए छोड़ना चाहता है या मर जाता है तो उसका जितना भी पूंजी लगी हुई है वो उसको क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और पूंजी हजारों में नहीं होती, लाखों में नहीं होती, आजकल करोड़ों में होती है। और देखो नकद में पैसा किसी के पास भी नहीं होता, चाहे व्यापारी हो चाहे गृहस्थी हो, प्रॉपर्टियां संपत्तियां होती। अगर उसकी इतनी पूंजी उसको एक साथ फर्म में से निकाल कर दे दी तो फर्म की स्थिति वही हो जाती है जैसे किसी आदमी के ब्लड से एक बाल्टी खून निकालो, आदमी चाहे कितना स्वस्थ हो तंदुरुस्त हो, एक बाल्टी ब्लड निकाल लो मर जाएगा, टायर की हवा निकाल लो तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इस समस्या से बचने के लिए वो सभी साझेदार उन सबके जीवन पर एक पॉलिसी करवा लें तो JLP, और सबके जीवन पर अलग अलग पॉलिसी करवा लें तो ऐसे। अब जैसे 3 साझेदार के जीवन पर 1 करोड़ का बीमा करवा लिया, अब 1 करोड़ के बीमे की 10,000 रुपये महीना किस्त जाती है, प्रीमियम देना पड़ेगा, 10,000 रुपये महीने बिजनेसमैन निकाल सकता है, प्रीमियम देता रहेगा। और मान लीजिए उनमें से कोई एक मर गया, पैसा कम मिलेगा, मरने पर मिलता है, रिटायरमेंट होने पर नहीं, तो दोनों कंडीशन समझेंगे आगे। रिटायरमेंट होते तब इनका लेखा अलग तरीके से किया जाता है, मरते तब इनका लेखा अलग तरीके, मरने पर पैसा मिल जाता है। LIC होगी ना, तुम लोगों ने करवा रखी है LIC, समझते हो ना LIC के बारे में। जैसे मैंने LIC करवा रखी है, मेरी 10 लाख 2014 में करवाई, 15 साल की है। अब 2014 में 15 साल जोड़ो, 2029 होंगे। अगर 2029 तक मैं सलामत रहता हूँ, कुछ नहीं होता है मेरे, तो 2029 में मुझे 10 लाख रुपए, अभी मैं मर जाऊँ मान लो, तो मेरी पत्नी को 1 रुपया भी जमा नहीं कराना पड़ेगा आगे प्रीमियम। अब जब तक मैं हूँ जब तक तो पूरा, और पत्नी को पूरे कितने मिल जाएंगे, 10 लाख। LIC नहीं होता, जैसे आपने करवाई, किसी ने, मैं आपका नाम लेगा, भगवान नहीं करे आपके साथ ऐसा हो, किसी ने LIC करवाई 2 साल बाद 3 साल बाद भी पूरा पैसा मिल जाता है। जमा कितना सा होता है, रिस्क कवर होता है इसमें। LIC क्या होता है, मैं आदमी काम करता है, बाहर जाता है, उसके साथ दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो, तो पूरा पैसा जितने करवाए उसके घर वालों को मिल जाएगा, तो जमा कुछ नहीं करना। और अगर मरता नहीं है तो फिर जमा कराना पड़ेगा, तो धीरे धीरे करके बचत हो जाती है, पैसा जुड़ जाता है, वैसे पैसा जुड़ता नहीं, वैसे पैसा। तो ये इसमें एक कंसेप्ट है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि कई बार आ गया 2 नंबर में कि साझेदार के, क्योंकि इसमें 1 नंबर क्या आता है, इसमें 2 नंबर क्या आता है, इसमें 3 नंबर क्या आता है, इसमें 6 नंबर का आता है।
तो साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर किए जाने वाले समायोजन आने वाली समस्या, नए लाभ हानि अनुपात की गणना, फायदे का अनुपात की गणना, ख्याति का समायोजन, संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, एबिट लाभ और हानियों का विभाजन, जेएल एसएलपी का लेखांकन, पूंजी का समायोजन और अवकाश ग्रहण करने वाले साधन को देय राशि का भुगतान के तरीके हैं, कैसे भुगतान। अब देखो जैसे एक्स है, वाई और जेड, तीन व्यक्ति थे, इसमें से जेड ने कहा मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो, इसका हिसाब किया गया, हिसाब करने पर पता चला कि इसको 7,50,000 रुपये देने। अब हिसाब करने पर वही खाते बढ़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, वो एक अलग मैटर। लेकिन अब कितने देने, अब देने की बात आएगी, ये पॉइंट कहाँ आएगा। अब इसके देने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है लमसम पेमेंट, एक साथ भुगतान। मान लीजिए इनके पास इतना पैसा है, उसको एक साथ पेमेंट कर देंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैटर खत्म। जेड की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, डेबिट कर दिया टू बैंक, एक साथ। ये तो तब संभव है जब शेष साधन के पास पर्याप्त पैसा। मान लीजिए इनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो कहेंगे यार हमारे पास पैसा नहीं, ऐसे कर तू 7.5 लाख रुपए हमको लोन दे जा, तो किस्तों में ले लेना। अभी हमारे पास पैसा नहीं है, तेरे को जरूरत नहीं है, ये 7.5 लाख रुपए तू हमको एज ए लोन करके दे, क्या ले जा, और फिर हम तुझे 50,000 रुपए साल की या 1 लाख रुपए साल की या 2, तू बताएगा वैसे किस्त दे देंगे। वो अगर मैं तो 3 किस्तों में लूंगा, ठीक है 3 में ले लेना, तो 7.5 लाख रुपए को दे जाएगा। उसका अकाउंट बंद कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन। पहले कैपिटल अकाउंट बंद कर दिया, जेड लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब 7.5 लाख रुपए उसका लोन हो गया, अब उसको 3 किस्तों में देना है, तो 7.5 में 3 का भाग दिया, किस्त कितनी होगी 2.5 लाख। तो पहले 7.5 लाख पर 1 साल का ब्याज लगाया जाएगा, ब्याज की दर बताएगा उसको, 1 साल क्या लगाएगा ब्याज, फिर 2.5 लाख रुपए की किस्त और ब्याज जोड़ के पेमेंट कर देंगे, जेड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब फिर दूसरे साल 5 लाख का ब्याज लगेगा, क्योंकि मूलधन 7.5 था, 2.5 दे दिया, दूसरे साल 5 लाख पर ब्याज लगेगा, 5 लाख का ब्याज और 2.5 लाख की किस्त, फिर एक किस्त दे देंगे जेड लोन अकाउंट डेबिट। अब कितने बचे 2.5 लाख का ब्याज और 2.5 लाख किस्त, तीसरे 3 साल में। एक तरीका है एक साथ भुगतान, एक तरीका है किस्तों में भुगतान। और जब किस्तों में भुगतान होगी तो लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कई बार पूछा है लोन अकाउंट, ठीक। और एक होता है वार्षिक प्रतिनिधि, उसमें क्या होता है कि कलयुग चल रहा है आजकल बेटे बुढ़ापे में चल के ध्यान नहीं करते, कई बहुत कम ऐसे बेटे होते हैं माँ बाप को किसी ध्यान रखते हैं, नहीं तो स्थिति क्या है, तो सोचा कि यार मैं रिटायरमेंट होते 7.5 लाख रुपए ले जाऊंगा और घर वाले सब छोरे हैं बांट लेंगे आपस में, बुढ़ापे का सहारा क्या है। फिर बोलता है 7.5 लाख रुपए तुम ही रहो, और जब तक मैं जिंदा रहूँ ना मुझे देते रहो मेरा खर्चा पानी। तो 7.5 लाख रुपए फर्म रख लेगी, फिर बाजार से एक टेबल आती है, फिर उस आदमी का आइडिया लगाया जाएगा कि ये आदमी कितने साल जीवित रह सकता है। किसी आदमी के बारे में बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक वैसे आइडिया होता है, वो स्वस्थ है, बुजुर्ग है, चलो 10 साल जिएगा, तो 7.5 लाख 10 साल का ब्याज जोड़ के और एक किस्त निकाल दी जाएगी। अब जैसे 7.5 लाख रुपए छोड़ के गया, 10 साल जिएगा, अब 10 साल का मान लीजिए ब्याज उन्होंने आइडिया लगा लिया 1.5 लाख, तो इसका टोटल कितना बनता है 9 लाख। अब 9 लाख में 10 का भाग दे दिया, तो हर साल उसको कितने हजार दे देंगे 90,000, फिक्स है 90,000 हर साल। अब पहले साल 90 दे दिया और दूसरे साल 90 दे दिया और 90। अब जो बाकी पैसा बच गया तो उसके घर वालों को नहीं लौटाया जाए, बाकी पैसा जो बच गया तो घर वालों को, पुत्र हो पत्नी हो भाई हो किसी को नहीं, इसके साथ कर पा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे 9 लाख रुपए ले लेगा और बाद में भी जिंदा रहेगा, जब तक जिंदा रहेगा तब तक फर्म नहीं, इसका पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बावजूद भी उन्होंने आइडिया कितने का लगाया था 10 साल का, अब 10 साल तक उसने पेमेंट ले लिया, उसका पैसा क्या हो गया पूरा, लेकिन आगे 10 साल और जीवित है अभी तक, फिर फर्म देगी, फिर क्या देगी, तो इसमें एन्युटी अकाउंट पड़ता है, एक लोन अकाउंट पढ़ाना है समझना पड़ेगा, एक एन्युटी अकाउंट। दो चीज तो ये है कि नहीं, लोन अकाउंट एन्युटी अकाउंट, एक जेएलपी एसएलपी तोड़ दो 4, और सब चीजें क्या है पुरानी ही है, और सब चीजें क्या है पुरानी ही है। तो ये चैप्टर स्टार्ट किया, सबसे पहले आपको बताया साधारण के अवकाश ग्रहण से आप क्या समझते हैं, अवकाश ग्रहण की परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, और अवकाश ग्रहण पर क्या क्या समस्याएं या समायोजन आते हैं। अब एक एक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे